लेकिन डॉक्टर साहब तो यहाँ आपने चूंकि बूस्टर डोज की बात की, तो अभी 2 दिन पहले हमने इसी पे प्रोग्राम किया था कि क्या अब वक्त आ गया है हमें बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। इस पर बकायदा हमने प्रोग्राम किया था और पैनल पे दो हमारे साथ डॉक्टर्स थे। तो यहाँ पर ये भी बात सामने आई उसमें कि अभी जिस तरह से सपोज कोरोना जो है वो अपना रूप बदल रहा है, अभी ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन में भी आप एक दूसरी बात बता रहे हैं कि उसमें भी कुछ वेरिएंट वो चेंज कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। ऐसे में उन डॉक्टर से जो निष्कर्ष निकला था और हम जो समझ पाए कि बूस्टर डोज अभी लगना या फिर उसके लिए बनाना, अभी हमारे पास जो ऑलरेडी एट प्रेजेंट वैक्सीन उपलब्ध है हमारे देश में, उसी को लगाना सही शायद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये बदल रहा है अपना रूप, उस हिसाब से फिर हमें वैक्सीन भी बनानी होगी और इन सारी चीजों में वक्त लगेगा। ये इतना जल्दी नहीं हो सकता है। सबसे लगेंगे। देखिए, पिछले करीब 7 से 10 दिन पहले मैंने देखा था, आधार पूनावाला जी ने परमिशन मांगी थी गवर्नमेंट से कि हम नई वैक्सीन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत कम चेंजेस होते हैं। देखिए, मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ये जो आया है नया वायरस जो है ओमिक्रॉन, इसमें टोटल 50+ चेंजेस हैं, जिसमें 32 चेंजेस हैं स्पाइक प्रोटीन में। जो हमारी दोनों वैक्सीन बनी हैं वो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड हैं, लेकिन ये चेंजेस टोटल नए नहीं है। इसमें कई सारे चेंजेस पुराने वायरसेस में भी पाए गए थे। जैसे डेल्टा में भी 18 स्पाइक चेंजेस थे, स्पाइक प्रोटीन में 18 चेंजेस वहां भी पाए गए थे, अब 32 हो गए हैं। कुछ इसमें और में थे, अल्फा में थे और में कुछ माइनर भी होते हैं जिनका असर उतना ज्यादा नहीं होता है। तो जो वैक्सीन आपके पास, देखिए 100% तो कोई भी गारंटी से ये नहीं कह सकता कि भाई क्या होगा, और किसी के पास क्योंकि टाइम चाहिए, कोई साइंटिफिक कम्युनिटी है, डब्ल्यूएचओ, उसको भी डिसीजन लेने में कुछ टाइम चाहिए, डाटा चाहिए, वो डाटा लाने में कुछ टाइम हमें चाहिए होता है। तो अभी हमारे पास जो भी है, फिर भी मैं कहूंगा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को मानता हूं कि जैसे मान लीजिए डेल्टा, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, डेल्टा की वैक्सीन थी, कई सारे देशों में 80% 90, जब यूके में डेल्टा के केस, इसके जो डेल्टा के हुए हैं केसेज, इंडिया में तो चलो वैक्सीन नहीं शुरू हुई थी तब, अप्रैल से जून के बीच में जब यहाँ आई थी सेकेंड वेव, लेकिन कई सारे देश जहाँ 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका था, तो वहां पे भी डेल्टा जब गया तो वहां उसने कहर ढा दिया, लोगों, हॉस्पिटल की हालत खराब हो गई, लोग जिनको वैक्सीन लगी थी वो भी बीमार हो गए। कहने का मतलब ये है कि जो वहां वैक्सीन है, फाइजर और मॉडर्ना की, जो अलग टेक्नोलॉजी से बनी है, उनकी एफिकेसी 90-95% होती है। जो हमारी वैक्सीन बनी है 70 to 80% के बीच में है डिफरेंट वैक्सीन की। लेकिन ये पाया गया कि जब वो डेल्टा वेरिएंट आया तो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन जो है 90-95% से कम होके 60% इफेक्टिव रह गई, इसलिए वैक्सीन लगे हुए लोग भी बीमार हुए। हमारे यहाँ भी बीमार हुए 70-80% वाले, क्योंकि एफिकेसी होती है इसकी, लेकिन इसकी एफिकेसी 36 to 52% ड्रॉप कर गई। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स भी जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, दोनों डोज लगी हुई थी, इसके बावजूद। तो ये रिस्क तो हमेशा रहेगा। सवाल ये है कि क्या हम ऐसी हालात में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा अंदेशा है कि फरवरी तक थर्ड वेव आ जाएगी, यहाँ पे 1 से 1.5 लाख केसेस पर डे हो जाएंगे। तो तब तक तो हमारी वैक्सीन, अगर मान लीजिए नई वैक्सीन बनाने को हम देते हैं सीरम इंस्टीट्यूट को या औरों को भी, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हमारे पास है, कैडिला है और लोग हैं, तो क्या वो नई वैक्सीन इतनी जल्दी से ला सकते हैं? नहीं। तो जो हमारे पास है, कम से कम उसकी बूस्टर लगा दें।